ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपका 7th चैप्टर है नेशनल इनकम। पेज 67 पर आपका टॉपिक है डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। अब इस पर्सन के लिए देख लीजिए बेटा, अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए मींस नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए डिफिकल्टीज हैं। तो इस पर्सन के पास जो डिफिकल्टी है वो दो टाइप के होते हैं, एक थियोरेटिकल दैट मींस कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी और दूसरा प्रैक्टिकल मींस स्टैटिकल डिफिकल्टीज। तो स्टूडेंट्स थियोरेटिकल जो डिफिकल्टी है वो क्या होता है, सिर्फ मेंटली जब हम सोचते हैं, हाइपोथेटिकली जब हम इमेजिन करते हैं तो जो टेंशन्स आता है उसे हम कहते हैं थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, या फिर थियोरेटिकल डिफिकल्टीज का ही दूसरा नाम है कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब आपका 10th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद आपने सोचना शुरू किया कि साइंस लिया जाए या कॉमर्स लिया जाए या फिर आर्ट्स लिया जाए। साइंस ले तो कौन से कॉलेज में, कॉमर्स ले तो कौन से कॉलेज में, उसके बाद एसपी ले या मैथ्स ले। तो ये सिर्फ आप सोच रहे हो, आपके सिर्फ थिंकिंग्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, थियोरेटिकल है। अभी कॉलेज तो आपका शुरू नहीं हुआ है, तो कॉलेज शुरू होने के पहले सिर्फ आप दिमाग में ये बातें सोच रहे हो। तो जब सोचने में मुश्किल तकलीफ होती है, टेंशन्स आते हैं, तो उसे हम कहते हैं थियोरेटिकल डिफिकल्टीज। और स्टूडेंट्स जब करने जाओ, जैसे आपने साइंस ज्वाइन कर लिया, अब साइंस साइड से स्टडी करना अपने दिमाग को फोड़ने की तरह है, बहुत ही ज्यादा उसमें मेहनत करना पड़ता है। तो साइंस आपने अटेंड कर लिया, अब आप ये सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट पढ़ना चालू करोगे एक्चुअली। तो जब काम करते टाइम एक्चुअली हैपनिंग ऑफ द वर्क, एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द वर्क, जो आपको टेंशन्स, जो मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मींस स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए मैंने नाम दिया है, अगर मेंटली, थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उन्हें नाम दिया गया है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। तो आपको ये बात बहुत ही अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेनी है। सोचने में आपको तकलीफ हो रहा है, पेपर वर्क करने में अगर आपको तकलीफ हो रहा है, तो उसे थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कहते हैं, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज। उसके बाद जब आप एक्चुअली काम करने जाते हैं और एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द वर्क व्हाट एवर डिफिकल्टीज आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज। करेक्ट है स्टूडेंट्स? अब मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अगर आपको किसी स्कूल के लेक्चर्स के लिए टाइम टेबल सेट करना है, तो टाइम टेबल सेट करना है तो ये आपका पेपर वर्क है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी। टाइम टेबल बनाने में जो भी आपको तकलीफ हो रहा है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसे हम थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कहेंगे, कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज कहेंगे। मान लीजिए कॉलेज के लेक्चर्स चालू हो गए, अब उसके बाद कोई टीचर बीमार पड़ जा रहा है, कोई टीचर जॉब छोड़ दे रहा है, किसी क्लास में बच्चे मास बंकिंग कर दे रहे हैं, तो वो जो हो जाएगा वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज के अंतर्गत आएगा। तो डिफिकल्टीज मैंने दो टाइप का आपको बता दिया है, आप बड़े ही अच्छी तरह से इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए, इन पर अब आगे डिस्कशन होगा। तो डिफिकल्टीज इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम आर ऑफ टू टाइप्स।
First one is theoretical difficulties or conceptual difficulties, and the second one is practical difficulties or statistical difficulties. तो चलिए अब हम फर्स्ट लेकर उस पर डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट के अंदर आपको 7 पॉइंट्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स, 7 पॉइंट्स. तो लेट्स चेक इट. हमारे पास जो फर्स्ट है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज, उसमें 7 पॉइंट्स दिए गए हैं जो हमें याद रखना है. तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम कौन से थियोरेटिकल या फिर कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज आते हैं वो देखते हैं हम. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसे ध्यान में रखेंगे आप. लेट्स चेक. फर्स्ट डिफिकल्टी है ट्रांसफर पेमेंट्स. सेकेंड वन इलीगल इनकम. थर्ड वन अनपेड सर्विसेस. Fourth one, production for self-consumption. Fifth, income of foreign firms. Sixth, valuation of government services. And last, changing price level. So students, अब ये 7 पॉइंट्स हमारे थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स के अंतर्गत आते हैं. इन्हें एक एक करके हम एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशंस के साथ कंप्लीट करेंगे. लेट्स टेक द फर्स्ट वन, ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स. तो देखा जाए स्टूडेंट्स, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज के अंदर सबसे पहला ट्रांसफर पेमेंट. तो स्टूडेंट्स आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज मतलब पेपर वर्क, मेंटली जो पेपर वर्क करते टाइम हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, मेंटल जो प्रेशर आता है, जो डिफिकल्टीज आती हैं, उसे हम थियोरेटिकल. तो मेंटल मतलब दिमाग पर असर पड़ता है, उसे हम थियोरेटिकल डिफिकल्टीज कहते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, ये पजल सॉल्व करता हुआ इंसान, जो पजल सॉल्व कर रहा है इंसान, ए से बी उसे पहुंचना है, तो ये इसके लिए कौन सा प्रॉब्लम है? थियोरेटिकल प्रॉब्लम है. ये पेपर वर्क है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये दिमाग से सोच रहा है, ये फिजिकली काम नहीं हो रहा है, मेंटली काम हो रहा है. तो अगर मेंटली प्रेशर आए तो उसे हम थियोरेटिकल डिफिकल्टीज या कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज कहते हैं. करेक्ट. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट जो है थियोरेटिकल डिफिकल्टीज में वो है ट्रांसफर पेमेंट्स. ट्रांसफर पेमेंट्स पहले भी ये टॉपिक आ चुका है हमारे सामने. ट्रांसफर पेमेंट्स, individuals get pension, unemployment allowance, etc. But whether these transfer payments should be included in national income or not. तो जो ट्रांसफर पेमेंट के आपको एग्जांपल्स बताए गए थे स्टूडेंट्स, आपको एग्जांपल्स याद होंगे ट्रांसफर पेमेंट्स के. ट्रांसफर पेमेंट्स का पहला एग्जांपल था आपका स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप जो प्राइजेस हैं वो स्कॉलर स्टूडेंट्स को बिना काम किए ही गवर्नमेंट से पैसे मिल जाते हैं. गिफ्ट, फ्रेंड को या बिजनेसमैन को बिना काम किए ही अगर किसी से गिफ्ट मिल जाता है तो वो भी ट्रांसफर पेमेंट है. बिना प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस किए कोई पैसा मिल जाए तो उसे ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं. डोनेशन, किसी ने चंदा या दान दे दिया. ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट के बाद जो पैसे गवर्नमेंट देती है उसे ओल्ड एज पेंशन कहते हैं. ये भी आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जॉब से रिटायर हो चुके हैं, फिर भी काम किए बिना ही आपको गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, तो वो ओल्ड एज कहलाएगा. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर कोई बेरोजगार है तो बेरोजगार भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बिना काम किए ही उसे अपनी जीविका चलाने के लिए उसे गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस. तो ये थे आपके क्या? ट्रांसफर पेमेंट्स. अब आप याद करके बताइए, ये ट्रांसफर पेमेंट्स नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है या नहीं किया जाता है? तो ये लोग पूछ रहे हैं, वही बात यहां पर पूछ रहे हैं ये लोग, इंक्लूडेड और नॉट, इंक्लूडेड और नॉट. तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम और नॉट. इट इज अ फर्स्ट थियोरेटिकल प्रॉब्लम.
ये पहला मेंटल प्रेशर है, मेंटल क्वेश्चन है कि ट्रांसफर पेमेंट जो है नेशनल इनकम में ऐड किया जाए या नहीं। जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, आगे सेंटेंस जो है हम पढ़ रहे हैं, ऑन वन हैंड देयर आर पार्ट ऑफ इंडिविजुअल इनकम। एक तरफ देखा जाए तो ये इंडिविजुअल इनकम है, जिसे भी ये इनकम मिलती है, स्कॉलरशिप, प्राइज, गिफ्ट, डोनेशन, जिसे भी मिलता है उसके लिए तो ये इनकम है। तो आप जानते हैं ट्रांसफर पेमेंट कई लोगों को मिलता है, कई इंडिविजुअल्स को। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट इन्हें मिल रहा है, किसी को स्कॉलरशिप प्राइज, किसी को गिफ्ट, किसी को डोनेशन, किसी को ओल्ड एज पेंशन, किसी को अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये पैसे जो इन्हें मिले हैं, क्या इन्होंने कोई गुड्स या सर्विस देश को बना कर दिया है तब मिले हैं क्या इन्हें? तो नहीं स्टूडेंट्स, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन द अदर हैंड दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो ये इंडिविजुअल इनकम है, किसी इंसान का ये इनकम है, लेकिन दूसरे साइड देखा जाए तो इन्होंने गुड्स या सर्विस बनाकर ये पैसे नहीं प्राप्त किए हैं, इन्होंने सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से पैसे पाए हैं। तो गवर्नमेंट जो है काफी पैसे बिना मेहनत किए, बिना कोई गुड्स प्रोड्यूस किए, बिना कोई सर्विस दिए पब्लिक को क्या करती है, ट्रांसफर करती है उनकी मदद के लिए। तो ऐसे पैसे सरकार से, देखिए पैसे सरकार से कहां जा रहे हैं, पब्लिक की तरफ। तो सरकार, गवर्नमेंट के पास से पैसे इंडिविजुअल्स के पास चले गए। तो एक हैंड पर आप देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल इनकम है, और दूसरे हैंड पर आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। लेकिन इस बीच में जो मेन मुद्दा है वो ये है कि गुड्स या सर्विस तो मिली ही नहीं देश को, कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुई, सिर्फ पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया, गवर्नमेंट के हाथ से पैसा इंडिविजुअल के हाथ में चला गया। तो ये सिर्फ ट्रांसफर पेमेंट है, बिना कोई गुड्स या सर्विस बनाए, बिना कोई गुड्स या सर्विस देश को दिए ही आपको अगर कोई पैसा मिल जाता है तो वो ट्रांसफर पेमेंट है। और ये आप क्या याद रखेंगे, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। तो जो दो ऑप्शन इन लोगों ने दिया था, इंक्लूडेड और नॉट, तो आप क्या कहेंगे, नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो ये सबसे पहला सोच वाली बात थी, जिसके अंदर ट्रांसफर पेमेंट, और फाइनल रिजल्ट हमें समझ में आया कि ट्रांसफर पेमेंट देश के नेशनल इनकम में नहीं ऐड होगा, नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। ठीक है बेटा, तो इस पॉइंट को हमने खत्म किया। काफी अच्छी तरह से एग्जाम्पल्स और वर्डिंग्स देके हमें याद रखने में आपको आसानी होगा। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं, थियोरेटिकल प्रॉब्लम में सेकेंड पॉइंट क्या है। इस इंसान के सामने सेकेंड थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, देश में बहुत से जगहों पर इलीगल इनकम है। इलीगल इनकम आप बार बार पेपर्स में, न्यूज पेपर्स में, टीवी में आप खबर सुनते हैं अबाउट करप्शन, ब्राइब्स। तो करप्शन और घूसखोरी जो है वो देश में चल रहा है, व्हाइट कॉलर क्राइम्स देश में चल रहा है। तो इलीगल एक्टिविटीज की वजह से लोग जो पैसे कमा लेते हैं वो नेशनल इनकम में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये नेक्स्ट हमारा थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, मेंटल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सोच कर देखिए बेटा, जो इलीगल इनकम है वो देश के नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो देख लेते हैं हमारा दिमाग क्या कहता है और वर्डिंग क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स, जो इलीगल इनकम है, इलीगल इनकम लाइक इनकम फ्रॉम गैम्बलिंग, आप जानते हैं बहुत से लोग गैम्बलिंग मतलब जुआ खेलते हैं। जो बहुत ही ज्यादा रईस लोग होते हैं या शौकीन लोग होते हैं वो जुआ खेलते हैं। जुए में क्या होता है, एक का पैसा दूसरे के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो गैम्बलिंग है उससे कमाया हुआ पैसा नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए कि नहीं। दूसरा टॉपिक है ब्लैक मार्केटिंग।
ब्लैक मार्केटिंग आप जानते हैं कि सरकार पब्लिक को फ्री सामान देने के लिए कुछ सामान भेजती है, लेकिन बीच में जो अफसर्स हैं, जो बीच की कड़ियां हैं, वो उन फैसिलिटीज को क्या है, छुपा लेते हैं, जब्त कर लेते हैं और बाद में ब्लैक में बेचते हैं। जैसे आप राशन दुकान पर देख सकते हैं, केरोसिन आता है, थोड़ी ही पब्लिक को मिल पाता है, बाकी ये लोग क्या है, घुमा फिरा कर ब्लैक कर देते हैं। तो इसे हम कहेंगे ब्लैक मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग करके राशन दुकान वाला जो ओनर है वो एक्स्ट्रा पैसे कमा लेता है। तो जो उसने एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं वो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए कि नहीं, ये मेंटल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका थेफ्ट। बहुत से लोग चोरी करते हैं, छोटी चोरी करते हैं, बड़ी चोरी करते हैं, बैंक लूटते हैं, डाका डालते हैं। तो जो लोग चोरी करते हैं उनके पास भी एक बड़ी रकम आ जाती है। तो ये जो बड़ी रकम उनके पास आ गई, ये नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए या नहीं। स्मगलिंग। स्मगलिंग मतलब स्टूडेंट्स छुपा कर कुछ सामान क्या है, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसफर करना, बिना गवर्नमेंट के नॉलेज से काम करना, उसे कहते हैं हम स्मगलिंग। तो स्मगलिंग, तो ये जो आप देख रहे हैं, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, थेफ्ट और स्मगलिंग, इनसे जो इंडिविजुअल इनकम होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड करना चाहिए या नहीं। तो ये तो पर्सनल इनकम है। ये लोग ब्लैक मनी को कभी आपको खुलकर बताएंगे नहीं कि ब्लैक मनी है। तो ये डेफिनेटली व्हाइट मनी बताकर आपके नेशनल इनकम में ज्वाइन कर देंगे। लेकिन ये क्या है, गवर्नमेंट को धोखा देकर, देश को धोखा देकर कमाया हुआ रकम है। तो ये फिर कैसे इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन ये लोग व्हाइट मनी में, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके उसे नेशनल इनकम में ज्वाइन करवा देते हैं। तो ये तो प्रॉब्लम है, ये तो मिस्टेक है, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये ब्लैक मनी है, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। तो फाइनली हमने देखा कि इलीगल इनकम जो है देश को धोखा देकर कमाया गया है, तो ये इंडिविजुअल इनकम है, ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होना चाहिए। तो हम इस पर स्टैम्प मारते हैं, नॉट इंक्लूडेड। इलीगल इनकम कभी भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। तो ये पॉइंट बहुत ही सिंपल, इजी। देश को, गवर्नमेंट को धोखा देकर कमाया गया इंडिविजुअल इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें थियोरेटिकल प्रॉब्लम क्या है, लोग इस ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करके देश के नेशनल इनकम में जबरदस्ती ऐड करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, आपका एक मेंटल प्रॉब्लम है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है। चलिए थर्ड देखते हैं, तीसरा प्रॉब्लम। थर्ड डिफिकल्टी, थर्ड थियोरेटिकल डिफिकल्टी इस इंसान के सामने अनपेड सर्विसेज। बहुत से जगहों पर बहुत से सर्विसेज को पे नहीं किया जाता। पे नहीं किया जाता मतलब आप जानते हैं, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ओनली पेड गुड्स एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड। तो एसीपीयू का जो डेफिनेशन है नेशनल इनकम का, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन, वही सर्विसेज नेशनल इनकम में ऐड होती हैं जिसके लिए गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हुए हैं और उसका मनी कैलकुलेशन किया गया हो। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हुआ है और उसके लिए मनी कैलकुलेशन, उस सर्विस का मनी कैलकुलेशन, मनी वैल्यू में कैलकुलेशन किया गया है, तो ही नेशनल इनकम में वो लिया जाता है। तो यहां पर भी एक मेंटल प्रेशर आता है कि हमारे देश में तो बहुत सा काम ऐसा होता है जो अनपेड सर्विसेज के अंतर्गत आता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा हिस्सा नेशनल इनकम में ज्वाइंट होने से छूट जाता है। करेक्ट, जैसे आपको लिखा हुआ है, however there are a number of unpaid services which are not accounted for in the calculation of national income। तो हमारे यहाँ पर बहुत से सर्विसेज ऐसे हैं जो अनपेड सर्विसेज हैं। तो अनपेड सर्विसेज के अंतर्गत आप जानते हैं स्टूडेंट्स,
हम जिस सर्विस को पेड करेंगे वही नेशनल इनकम में लिया जाएगा, लेकिन बहुत सी सर्विसेज कैसी हैं, अनपेड सर्विसेज। मिस्टर एसी पीग्यू ने कहा अपने डेफिनेशन में कि जिसे पेड किया है आपने जिस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वही नेशनल इनकम में लिया जाएगा। लेकिन मेंटली प्रेशर ये आ रहा है कि हमारे देश में तो बहुत सी सर्विसेज ऐसी हैं जिसको हम पे ही नहीं करते। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स अनपेड सर्विसेज कौन कौन से हैं? लेट्स चेक। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की जो सर्विस है, हाउसवाइफ की जो सर्विस है, हाउसवाइफ दिन रात मेहनत करती है। और आपको मालूम है कि आपके देश में कितनी सारी हाउसवाइफें हैं, करोड़ों हाउसवाइफ्स हैं जिनका दिन रात जो मेहनत किया हुआ, जो सर्विस दिया हुआ काम है, उसे मनी में कोई कैलकुलेट ही नहीं करता है, उनको कोई पेमेंट नहीं करता है, तो वो नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं हो पाता। एंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड आउट ऑफ लव। अब लव के चलते, प्यार के चलते, प्यार के चलते बहुत सी सर्विसेज दी जाती हैं। जैसे आप जानते हैं माँ अपने बच्चे को सर्विस देती है। माँ सुबह से शाम तक बच्चे का ख्याल रखती है, उसे स्कूल तैयार करके भेजती है, उसे स्वास्थ्य पर उसके ध्यान देती है, उसके हेल्थ पर ध्यान देती है, खाना पीना उसका देखती है, उसे ट्यूशन भी घर पर देती है। तो ये लव, लव के कारण किया गया काम है। इसका मनी कैलकुलेशन नहीं होता, माँ बच्चे से पैसे नहीं लेती, इसलिए ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ये अनपेड सर्विसेज है। अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या? चाहत। अफेक्शन मतलब चाहत। एक दूसरे की चाहत में हम अगर किसी की सेवा करते हैं तो भी वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। लेकिन हमारे देश में कितने भाई बहन, कितने दोस्त मित्र एक दूसरे का काम जो है अफेक्शन में कर देते हैं। इसके बाद मर्सी, मर्सी मतलब दया, मर्सी मतलब दया। दया दिखाने वाली बहुत सी संस्थाएं हैं, एनजीओ है बेटा। तो दया दिखाने वाली जो संस्थाएं हैं वो लोगों तक खाना पहुंचाते हैं, लोगों तक कपड़े पहुंचाते हैं, लेकिन उनसे पैसे नहीं लेते। गरीब को जो हम मुफ्त में खाना, मुफ्त में कपड़े देते हैं, उसके हम पैसे नहीं लेते, इसलिए ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। लेकिन अगर देखा जाए तो खाना जो उनको पहुंचाया गया, कपड़ा जो पहुंचाया गया, वो प्रोड्यूस हुआ था और उसे देने वाला क्या है, पहले परचेज किया होगा, पेमेंट किया होगा, उसके बाद तो उन्हें दे रहा है वो। तो ये नेशनल इनकम में ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो अनपेड सर्विसेज हैं इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा है। लेकिन वो सामान तो बनाया गया था, खाना और कपड़े देश में प्रोड्यूस हुआ था, तो नेशनल इनकम में ज्वाइंट होना चाहिए। लेकिन मर्सी की वजह से आपने अगर ट्रांसफर किया है, बिना पैसे के मूल्यांकन के ट्रांसफर किया है, तो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता। तो ये थियोरेटिकली टिपिकल लग रहा है। सिंपैथी, सिंपैथी मतलब सहानुभूति। लोग एक दूसरे को सहानुभूति देते हैं। किसी के घर पे कोई ऑफ हो गया है या किसी का बिजनेस ठप हो गया है, तो बहुत से लोग एक दूसरे को क्या है, सिंपैथी देते हैं, सांत्वना देते हैं। ठीक है, सांत्वना अगर आप दे रहे हैं तो ये आप फ्री ऑफ चार्ज देते हैं। अगर आप परामर्श दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, तो ये फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं, तो इनको भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। चैरिटी, चैरिटी स्टूडेंट्स, चैरिटी मतलब क्या होता है? फ्री में कोई काम करना। चैरिटी जैसे आप जानते हैं कोरोना में कई जगह पर अनाज बांटा गया, कई जगह पर लोगों को खाना दिया गया, कपड़े दिए गए, तमाम सुविधाएं दी गई। तो ये चैरिटी जो दिया गया, इसको भी मनी में कैलकुलेट नहीं किया गया, तो ये भी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। तो इतनी सारी सर्विसेज तो बिना पैसे की ही की जा रही हैं, बिना मनी वैल्यू के ही की जा रही हैं। तो इतनी सारी सर्विसेज देश के नेशनल इनकम में ऐड होने से बच गई। लेकिन सभी सर्विसेज में गुड्स और सर्विस तो गया ना, तो देश का गुड्स एंड सर्विस जा रहा है, फिर भी ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो रहा है। तो ये एक थियोरेटिकल डिफिकल्टी है, एक मेंटल प्रॉब्लम है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनपेड सर्विसेज। तो अनपेड सर्विसेज इन लोगों ने क्या फैसला दिया है आपको, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा।
नेशनल इनकम में ये ऐड नहीं होगा, ऐसा फैसला दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थर्ड पॉइंट हमने कंप्लीट किया। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इस इंसान को जो डिफिकल्टी है थियोरेटिकल, उसमें फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, the products kept for self consumption by the farmer and other allied producers do not enter in market। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे देश में, हमारा देश कृषि प्रधान है। मतलब हमारे देश में मुख्यतः खेती पर लोग निर्भर हैं। गांव के ज्यादा से ज्यादा लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो खेती करके अनाज जो है बेचते नहीं है मार्केट में, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपने घर पर रख लेते हैं और पूरे साल अपना परिवार उसी अनाज से चलाते हैं। तो किसी के घर में 10 लोग हैं, किसी के घर में 20 लोग हैं, ज्वाइंट फैमिली है, तो अनाज बचता ही नहीं है कि मार्केट में भेजा जाए बेचने के लिए। तो आप यहां पर देख रहे हैं जो हमारे देश का किसान है, वो प्रोडक्शन करता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए। सेल्फ कंजम्पशन के लिए मतलब बेचने के लिए नहीं, अपने परिवार के यूज के लिए। तो सेल्फ कंजम्पशन मतलब फैमिली यूज के लिए। तो किसान का जो प्रोडक्शन है वो फैमिली यूज के लिए है। एंड अदर अलाइड प्रोड्यूसर्स, मतलब किसान के ही जैसे दो दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे वेजिटेबल कुछ लोग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे हैं या अनाज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो किसान से मिलते जुलते जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब यही काम करते हैं, अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचते ही नहीं है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही रख लेते हैं। तो जो हमारा फार्मर है उसके द्वारा किया हुआ प्रोडक्शन वो नेशनल इनकम में कहा गया है। हेंस इट इज नॉट अकाउंटेड फॉर द नेशनल इनकम। नॉट अकाउंटेड मतलब नॉट इंक्लूडेड, उसे नेशनल इनकम में गिना ही नहीं जाता, मतलब इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, किसान ने जो अनाज उत्पन्न किया, किसान ने जो वेजिटेबल उत्पन्न किया, तो किसान अपने परिवार के लिए ही ये पूरा का पूरा यूज कर लेता है, सेल्फ कंजम्पशन कर लेता है, मार्केट में नहीं बेचता। इसलिए इन लोगों ने फैसला दिया है कि ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सोचिए, हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा किसान है। हमारा जो एक लार्जेस्ट पॉपुलेशन का पार्ट है वो फार्मर है। तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया जो भी अनाज है, फूड ग्रेन है, वेजिटेबल्स है, वो आप देश के नेशनल इनकम में ले ही नहीं रहे हो। तो नेशनल इनकम तो बहुत ही कम दिखाई देगी। बिना मतलब, बिना रीजन नेशनल इनकम आपकी कम दिखाई देगी। तो ये एक बड़ा हिस्सा आप कट कर देते हैं, तो इससे दिमाग पर प्रेशर पड़ता है कि ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ प्रॉब्लम था। इन लोगों ने डिसीजन दिया है कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए किए हुए प्रोडक्ट का कैलकुलेशन नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक मेंटल डिस्टर्ब करने वाला सिचुएशन है, कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका डिफिकल्टी था, डिफिकल्टी पॉइंट 4। नाउ वी आर गोइंग फॉर डिफिकल्टी नंबर 5। इस इंसान के सामने फिफ्थ जो थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी है। फिफ्थ डिफिकल्टी, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स। तो स्टूडेंट्स, इनकम फ्रॉम फॉरेन फर्म्स में आप देखेंगे, अकॉर्डिंग टू IMF, IMF का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? IMF का फुल फॉर्म है आपके सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड संस्था है, जो हर एक देश को, हर एक कंट्री को नेशनल इनकम किस तरह से कैलकुलेट करना है उसका गाइडेंस देती है, उसका रूल रेगुलेशन बनाती है, उसके हिसाब से income of a foreign firm should be included in the national income of the country where the firm actually undertakes the production work। तो ये बहुत ही समझदारी वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स,
बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए। इनकम ऑफ अ फॉरेन फर्म, अगर आपके देश में कोई फॉरेन फर्म काम कर रहा है, जैसे आपके देश में फॉरेन फर्म कौन है, इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, आपके देश में जो फॉरेन फर्म काम कर रहे हैं उनके द्वारा कमाया गया जो इनकम है वो नेशनल इनकम में ऐड होना चाहिए कि नहीं। तो जैसे गूगल है ये फॉरेन फर्म है, जैसे एप्पल है ये आपका फॉरेन फर्म है, जैसे कोका कोला है ये भी आपका फॉरेन फर्म है, बाहर देश की कंपनी है, और नेस्ले जो कंपनी है ये भी बाहर देश की कंपनी है। तो इन कंपनीज द्वारा, इन फर्म्स द्वारा जो प्रोडक्शन है वो हमारे देश की धरती पर, हमारे लैंड पर ये क्या होते हैं, अपने कंपनीज स्थापित करके, स्टैब्लिश करके हमारे देश में सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो आईएमएफ कहता है कि आपके जमीन पर इन्होंने सामान बनाया है तो आपके नेशनल इनकम में ये ऐड होगा। लेकिन स्टूडेंट जरा सोच कर देखिए, इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया गुड्स एंड सर्विसेज हमारे देश के नेशनल इनकम में ऐड तो हो गया, लेकिन इनके पॉकेट में जो इनकम आती है वो हमारे देश में यूज नहीं होता है, ये अपने देश में ट्रांसफर कर देते हैं, अपने देश में ट्रांसफर कर देते हैं और वहां इनका परिवार, इनके लोग यूज करते हैं। तो नेशनल इनकम के अंदर आपने इनकी इनकम ऐड करा दी, इंडिया के नेशनल इनकम में इनका इनकम ऐड हुआ, लेकिन इंडिया ने यूज नहीं किया, वो इनकम तो इन लोगों ने ट्रांसफर कर दिया अपने पेरेंट कंट्री में। तो इनका जो पेरेंट कंट्री है मतलब फॉरेन कंट्री है, वहां के लोग इनका इनकम यूज कर रहे हैं और हमारा देश झूठे ही नेशनल इनकम के अंदर इनका इनकम ऐड कर रहा है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है, मेंटल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, शॉर्टली एक बार वापस से देख लिया जाए। आईएमएफ कहता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि कंपनी जिस देश में है, जिस देश में सामान प्रोड्यूस कर रही है उसके द्वारा कमाया गया इनकम उसी देश के नेशनल इनकम में ऐड किया जाएगा। लेकिन इंडिया में गूगल, एप्पल, कोका कोला, नेस्ले ये सामान बनाकर कमाते हैं, लेकिन इनकी कमाई इंडिया के नेशनल इनकम में ऐड तो हो जाती है, लेकिन इंडिया इनका इनकम यूज नहीं कर पाता, इनके पेरेंट कंट्री इनका इनकम यूज करते हैं। तो ये भी एक आपका कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम, सिक्स्थ प्रॉब्लम इंसान के सामने क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि गवर्नमेंट बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है पब्लिक को। तो प्रॉब्लम ये होता है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए, डिफेंस के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए एक्सेट्रा ये गवर्नमेंट सर्विसेज देती है। द कैलकुलेशन ऑफ दीज सर्विसेज एट मार्केट प्राइस इज डिफिकल्ट। तो आप जानते हैं कि डिफेंस के लिए जो सामान बनाया गया इसका कभी किसी को बेचा नहीं गया, तो उसका रियल वैल्यू कितना है वो पता ही नहीं चलता है। जो गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है एजुकेशन पर, हॉस्पिटल्स पर, वो तो फ्री ही दे रही है, तो उसका कैलकुलेशन मनी वैल्यू किया ही नहीं गया, तो उनकी सर्विसेज का रियल वैल्यू हमें पता ही नहीं चला। तो वापस से पढ़ के देखिए स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड अ नंबर ऑफ पब्लिक सर्विसेज सच एज लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब न्यायालय, न्यायालय की सर्विस देता है गवर्नमेंट, कोर्ट की सर्विस देता है, डिफेंस मतलब युद्ध, वॉर, वॉर की फैसिलिटी जो होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासन को चलाने के लिए हमारे असेंबली बनाए गए हैं, पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, तो जो प्रशासन को चलाने के लिए सेवाएं गवर्नमेंट दे रही है उसका कैलकुलेशन भी
सर्विस मिल रही है। तो इन सभी सर्विसेज का स्टूडेंट्स कभी गवर्नमेंट ने पब्लिक को बेचा ही नहीं, तो इनका रियल वैल्यू मार्केट प्राइस जो है बता पाना मुश्किल है। मार्केट प्राइस बता पाना यू नेवर नहीं जान पाते, तो इनका रियल वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस शुड बी इंक्लूडेड। गवर्नमेंट का जो सर्विस दिया गया है वो नेशनल इनकम में ऐड होगा। अब आपको वैल्यू पता इनकम में, इन गवर्नमेंट ने जितना भी खर्चा किया है, जित है उसका एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं पता है। तो नो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का एकदम परफेक्ट वैल्यू आपको, इन सर्विसेज का परफेक्ट वैल्यू आपको पता ही नहीं है, और आप जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं नेशनल इनकम तो नहीं हो सकता, अनरिलायबल होगा। दैट मीन्स नेशनल इनकम का जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्यूरेट नहीं होता है। नेक्स्ट थियोरेटिकल प्रॉब्लम लास्ट जो है, चेंजिंग प्राइस लेवल। स्टूडेंट्स, प्राइस हमेशा चेंज होता रहता है, समय चेंज होता है, तो चीजों का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस चेंज होता है, हर साल चेंज होता है। तो जब प्राइस चेंज होता है तो फिर डिफिकल्टी हो जाती है। तो देखते हैं चेंजिंग प्राइस लेवल में क्या डिफिकल्टी है। डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम ऑल्सो अराइज ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल में चेंज होने की वजह से नेशनल इनकम भी रॉन्ग हो जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और टिपिकल पॉइंट स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस, जब प्राइस किसी चीज की बढ़ जाती है, मान लीजिए ओनियन है, ऑनियन है, कांदा, प्याज, तो जो प्याज है उसका भाव बढ़ गया, उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो प्याज की कीमत बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स, तो इमेजिन कीजिए पहले जो प्राइस थी प्याज की वो कम थी, आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लिया, तो नेशनल इनकम क्या आया आपका, कम आया। लेकिन अब क्या है, प्याज कम प्रोड्यूस हुआ, फिर भी कीमत उसकी बहुत ज्यादा है। जो पहले 20 रुपए किलो प्याज आता था, अब वो 80 रुपए 90 रुपए अगर पहुंच गया, तो आप अब अगर चेक करोगे कि हमारे देश का नेशनल इनकम कितना है, भाई प्याज कितना प्रोड्यूस हुआ उसको लेकर प्लस कर लिया जाए, तो प्याज तो अब कम प्रोड्यूस हुआ है लेकिन कीमत ज्यादा है उसकी। तो आप चेक करोगे, ध्यान से कैलकुलेशन करोगे, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कीमत नेशनल इनकम में ऐड हो जा रही है, कीमत प्याज की बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आप यहां जरा ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, प्राइस लेवल राइज हो गया है, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्राइस बढ़ गया है प्याज का, तो वही बढ़ा हुआ कीमत आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे, तो नेशनल इनकम आपकी ज्यादा दिखेगी। लेकिन राज की बात क्या है, राज की बात क्या है, प्रोडक्शन में हैव डिक्रीज। प्याज का प्रोडक्शन तो इस साल कम हो गया है। अगर प्याज का प्रोडक्शन कम हुआ है तभी तो महंगा मिल रहा है। तो आप इसे दिमाग में बिठाइए कि आपके देश ने प्रोडक्शन कम किया है, तो नेशनल इनकम तो कम हुई, लेकिन कीमत बढ़ने की वजह से, कीमत ज्यादा होने की वजह से, महंगाई होने की वजह से आपने बढ़ी हुई कीमत नेशनल इनकम में ऐड कर दिया, तो नेशनल इनकम झूठी ज्यादा दिखेगा। आप खुश हो जाओगे कि नेशनल इनकम ज्यादा हो गया, लेकिन रियल में बात क्या होगी कि प्याज तो आपके देश ने उल्टा कम प्रोड्यूस किया है। ठीक है, तो आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम आपने दिया, पहले आपको क्या है, हार्ड हार्ड क्वेश्चन दिए गए,
आप क्या है बहुत कम मार्क्स लाए, बहुत कम मार्क्स लाए। फिर क्या किया गया, आपको एकदम बच्चे जैसा क्वेश्चन दिया गया, एकदम इजी इजी क्वेश्चन दिया गया, और आपको क्या है ज्यादा मार्क्स मिल गए। तो आप पेरेंट्स को दिखाओगे और बोलोगे देखिए मैंने ज्यादा मार्क्स लाया, तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि बच्चे ने लगता है इस बार अच्छी पढ़ाई की है, ज्यादा मेहनत किया है, बरोबर। लेकिन राज की बात क्या है, बच्चा तो अभी भी गधा ही है, अभी भी उसे कम नॉलेज है, उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं है। वो तो पेपर इजी आ गया था इस टाइम, इसलिए उसे अच्छे मार्क्स मिल गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि नेशनल इनकम आपकी ज्यादा दिख रही है, लेकिन एक्चुअली प्राइस बढ़ने की वजह से ज्यादा दिख रही है। ठीक है, अगर गहराई डीपली में देखें तो प्रोडक्शन आपका इस साल कम हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक थियोरेटिकल प्रॉब्लम है। इसके उलट में देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्सो व्हेन द प्राइस लेवल फॉल्स, अगर किसी चीज की प्राइस गिर जाती है, क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे आप मान लीजिए मोबाइल, अब आप देख रहे हैं कोरोना काल के अंतर्गत, कोरोना पीरियड के अंतर्गत काफी एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का प्राइस क्या है, गिर गया है, ऑफर्स वगैरह लग गए उसके ऊपर। दशहरा है, दिवाली है, तो उसके ऊपर क्या है, ऑफर लग जाते हैं, उसकी प्राइस गिर जाती है। तो प्राइस कम हो गया, तो आप क्या सोचेंगे कि प्राइस कम हो गया है, और वही कम हुई प्राइस आप नेशनल इनकम में ऐड करोगे, तो कम प्राइस नेशनल इनकम में ऐड होने की वजह से प्राइस क्या, नेशनल इनकम आपका क्या दिखेगा, कम दिखेगा, नेशनल इनकम दिखेगी कि डिक्रीज हो गई है। लेकिन जब गहराई में डीपली देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस साल तो प्राइस कम होने की वजह से मोबाइल बहुत ज्यादा मार्केट में खरीदा गया है, मोबाइल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया गया है, तो प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मोबाइल ज्यादा आपके देश में बना है, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ज्यादा दी गई है, फिर भी प्राइस फॉल होने की वजह से नेशनल इनकम आपका क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो उल्टा हो रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, जो दिख रहा है वो एक्चुअली नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है एक्चुअली वो है। ठीक है, तो इन लोगों ने सेंटेंस बता दिया आपको। कभी कभी क्या है, प्राइस बढ़ने की वजह से गलती से नेशनल इनकम ज्यादा दिखता है, और कभी कभी प्राइस गिरने की वजह से गलती से नेशनल इनकम क्या है, कम दिखता है, लेकिन एक्चुअली होता वो नहीं है। तो ये आपका थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, आपको बुरा लगता होगा स्टूडेंट्स, आप मेहनत करके एग्जाम दे रहे हो, ऑनेस्टली ईमानदारी से आप एग्जाम दे रहे हो, आपका कितना आ गया, 80% आ गया, और कोई बगल में क्या है, बड़े घर का लड़का है, पहचान वाला है, बिना पढ़े लिखे उसको क्या है, कॉपी मिल गई, एवरीथिंग उसको फैसिलिटी मिल गई, और उसको 90% आ गया, तो आपको बुरा लगेगा ना। जो मेहनत हुआ उसे आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, और जो मेहनत नहीं हुआ उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो ये तो उल्टा हो रहा है। तो ये आपके लिए दुख की बात है, आपके लिए धोखा है। ऐसे ही नेशनल इनकम में भी इस तरह के धोखे होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट्स। 7 पॉइंट हमारे खत्म हो गए, थियोरेटिकल आपका खत्म हो गया। आपको फिर से दिखा दूं थियोरेटिकल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपके 7 पॉइंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट पॉइंट था ट्रांसफर पेमेंट, सेकेंड था इलीगल इनकम, थर्ड था अनपेड सर्विसेज, फोर्थ था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फिफ्थ था इनकम ऑफ फॉरेन फर्म, सिक्स था वैल्यूएशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज, और सेवेंथ था चेंजिंग प्राइस लेवल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने फर्स्ट जो डिफिकल्टी का टॉपिक है, थियोरेटिकल डिफिकल्टीज और कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टीज, उससे 7 पॉइंट्स कंप्लीट किए। ओके, आपको कहीं किसी पॉइंट में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज मतलब स्टैटिस्टिकल डिफिकल्टीज भी देखेंगे। चलिए, आपको नहीं पूछना है तो चालू करते हैं हम सेकंड। सेकंड जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं, हम लोगों ने पहला पॉइंट जो देखा वो थियोरेटिकल था, दूसरा देखने वाले हैं प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिकल डिफिकल्टी। तो अब दूसरा
चालू किया जाए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज और स्टैटिकल डिफिकल्टीज। तो बताइए स्टूडेंट, प्रैक्टिकल मतलब आप काम करने जा रहे हो तब जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसे हम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कहते हैं। अब चेक कीजिए ये पर्सन को कितना प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो रहा है, इसे कितना तकलीफ हो रही है। तो इसे जो प्रॉब्लम हो रही है, इसे काम करते टाइम, एक्चुअली एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इसे प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे कहेंगे हम लोग practical difficulty or statistical difficulty. In practice, a number of difficulties arises in the collection of statistical data required for estimation of national income. Some of the practical difficulties are as follows. तो जो डिफिकल्टीज हैं प्रैक्टिकल, वो स्टैटिकल डेटा मतलब सही आंकड़े हमें नहीं मिल पाते, उसकी वजह से नेशनल इनकम रॉन्ग होने लगता है। तो हम देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 8 पॉइंट्स दिया हुआ है इन लोगों ने। पहला, प्रोडक्शन ऑफ डबल काउंटिंग, सॉरी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। दूसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मॉनेटाइज सेक्टर्स। तीसरा, अनएडवोकेट और अनरिलायबल डेटा। चौथा, डेप्रिसिएशन। पांचवा, कैपिटल गेन और लॉसेस। सिक्स्थ है हमारे पास इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। सेवेंथ है डिफिकल्टीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। और एट्थ है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, पहला जो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आपको पहले से ही पता है स्टूडेंट्स, द ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, सबसे बड़ी डिफिकल्टी मानी जाती है डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग। तो डबल काउंटिंग क्या है स्टूडेंट्स? इट अराइजेज फ्रॉम द फेल्यूर ऑफ डिस्टिंग्विश प्रॉपरली बिटवीन द फाइनल एंड इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब ये पूरी तरह से क्या होता है कि राज रह जाता है, पता ही नहीं चलता है कि जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट है या फाइनल है। आपको बताया गया है कि फाइनल प्रोडक्ट ही सिर्फ नेशनल इनकम में ऐड होने चाहिए, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए कौन फाइनल प्रोडक्ट है और कौन इंटरमीडिएट है ये हम समझ ही नहीं पाते। एग्जाम्पल लीजिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए एक फ्लोर मिल में एक चक्की में आटा प्रोड्यूस किया गया। अब जो आटा है वो फ्लोर मिल क्या कहेगा, आटा फाइनल प्रोडक्ट है या फिर इंटरमीडिएट है? तो वो सोचने बैठ जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। क्यों नहीं पता चलेगा? अगर ये फ्लोर कोई बेकरी वाला लेकर जाता है, बेकरी वाला अगर लेके जाता है तो उसके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा, क्योंकि बेकरी वाला आटे से क्या बनाएगा, फिर केक बनाएगा। तो आटे से केक बनाएगा तो आटा उसके लिए इंटरमीडिएट हो गया और केक क्या हो गया, फाइनल। तब वहां पर जो आटा है, जो फ्लोर है, वो इंटरमीडिएट हुआ। लेकिन अगर उस फ्लोर मिल में कोई हाउस वाइफ आई, हाउस होल्ड के लिए उसने आटा खरीदा, तो आटे का हो जाकर क्या है, तुरंत क्या करेगी, अपना यूज करना चालू कर देगी। तो हाउस होल्ड के लिए आटा क्या हुआ, फाइनल प्रोडक्ट हुआ। ठीक है, तो कस्टमर जो यूज करता है, कस्टमर जो खरीदता है, उसे हम फाइनल बोलते हैं। तो हाउस वाइफ ने खरीदा, वो कस्टमर है। लेकिन बेकरी वाला खरीदता है तो कस्टमर नहीं है, उसने केक बनाया, उसका कस्टमर तो अभी आगे आने वाला है अगले स्टेप में। तो यहां पर आप देखेंगे कि आटा अगर बेकरी वाला ले रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, और आटा अगर हाउस वाइफ ले रही है तो वो फाइनल गुड्स है। अब सरकार जब फ्लोर मिल को पूछेगी, फ्लोर मिल में जाकर मालिक को पूछेगी कि ये आटा फाइनल है या इंटरमीडिएट है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, बता ही नहीं पाएगा। तो ये आपका पहला टेंशन था कि इसके अंदर संभल कर रहना पड़ेगा हमें, डबल काउंटिंग न हो, इसके लिए इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में डिफरेंस करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर तो संभव ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रैक्टिकली वो संभव ही नहीं है। तो ये आपका पहला टेंशन था। दूसरा देखा जाए स्टूडेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज सेक्टर। हमारे देश में स्टूडेंट बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जो नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर हैं। जैसे रूरल एरिया के अंदर आप देखेंगे तो काफी नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर्स हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर स्टिल बीइंग इन द नेचर ऑफ सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस मतलब होता है जीवन चलाने के लिए ही अभी तक हमारे देश में खेती की जा रही है। खेती अनाज को प्रोड्यूस करके बेचने के लिए नहीं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही यूज की जा रही है आज तक हमारे देश में। ठीक है, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है।
A major part of production is partly exchanged for other goods and services. तो जब हम इसको मार्केट में नहीं बेचते हैं तो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हिस्सा हम खुद खा लेते हैं, परिवार को खिला देते हैं, और जो बचता है उसका गांव में ही एक गुड्स एंड सर्विसेज से दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को बदल लेते हैं, मतलब बार्टर एक्सचेंज करते हैं, बार्टर एक्सचेंज कर लेते हैं, इसलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होने से बच जाता है, मतलब नेशनल इनकम से एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आप एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ पर जो भी आपने प्रोड्यूस किया, मान लीजिए आपने वेजिटेबल प्रोड्यूस किया, फ्रूट्स प्रोड्यूस किया, और वो आप किसी को एक्सचेंज में दे रहे हैं, उससे गोट मतलब बकरी ले रहे हैं, तो आप फ्रूट्स वेजिटेबल्स दे रहे हैं और बकरी ले रहे हैं, तो अगर ये ट्रांजेक्शन आपने डायरेक्टली कर लिया तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि बार्टर ट्रांजेक्शन है, इसमें मनी का वैल्यूएशन हुआ ही नहीं, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड स्टूडेंट्स, अगर आपने क्या किया रहता, इसी काम को अगर आपने थोड़ा अलग तरीके से किया होता, मतलब फर्स्ट सोल्ड, अगर इसने पहले फ्रूट्स को कहीं बेचा होता और उससे जो पैसे मिलते उससे बाद में क्या करता, गोट परचेज करता, मतलब बकरी खरीदता, तब ये नेशनल इनकम में आ जाता। काम तो एक ही हुआ है बेटा, फ्रूट और वेजिटेबल देकर बकरी लिया गया है, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर लिया, डायरेक्ट एक्सचेंज कर लिया, बार्टर ट्रांजेक्शन कर लिया, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने फ्रूट वेजिटेबल पहले बेचा होता, उससे पैसा मिलता, फिर बकरी आप खरीदते, तो नेशनल इनकम में ऐड हो जाता। तो ये तो टेंशन वाली बात है। एक बड़ा हिस्सा हमारे देश का क्या करता है, बार्टर एक्सचेंज अभी भी करता है, खेती पर आधारित है, और इतना बड़ा हिस्सा नेशनल इनकम में ऐड नहीं होता है, तो ये आपको तकलीफ वाली बात है, डिफिकल्टी वाली बात है। कभी ये ऐड होता है और कभी ये ऐड नहीं होता है, काम तो एक ही है, तो ये टेंशन वाली बात है। थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे सामने है इनएडुकेट और अनरिलायबल डेटा। हमारे देश में बेटा कोई भी सही जानकारी इनकम का दे ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बुक ऑफ अकाउंट्स बनाता ही नहीं है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी करता ही नहीं है। बहुत से लोग कमा रहे हैं, लेकिन आपके घर में कभी किसी ने वही खाता बनाया ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया ही नहीं, ठीक है। जैसे जो क्रॉप्स खेती बाड़ी करते हैं उनका इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता, फिशरी जो लोग मछली पकड़ते हैं, मछली उत्पादन करते हैं, वो लोग का भी इनकम हमें पता नहीं चल पाता। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो लोग जानवरों को पालते हैं वो लोग भी अपना हिसाब किताब नहीं रखते। फॉरेस्ट्री जो लोग जंगल की कटाई कर रहे हैं, जंगल की लकड़ियों को बेच रहे हैं, वो भी अपना हिसाब किताब नहीं रखते। कंस्ट्रक्शन वर्क में कितना खर्चा हुआ, ये लोग भी अपना बुक ऑफ अकाउंट्स क्लियर कट नहीं बनाकर रखते। स्मॉल इंटरप्राइजेज जो लोग छोटे उद्योग करते हैं, वो लोग भी अपना हिसाब किताब नहीं बनाकर रखते। तो इनका जो है डेटा अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। तो डेवलपिंग कंट्री मतलब क्या, इंडिया। इंडिया में बहुत से लोग बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी करते ही नहीं है, जर्नल एंट्री लेजर बनाते ही नहीं है अपने बिजनेस का। तो ये क्या है, इंडिया में डेटा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अमेरिका में ईच एंड एवरीथिंग का क्या है, डेटा मिलता है, हर एक अपना हिसाब किताब रखता है। तो बिना मतलब इंडिया का नेशनल इनकम कम दिखेगा और अमेरिका का नेशनल इनकम क्या है, ज्यादा दिखेगा। ठीक है, काम तो इंडिया में भी हुआ है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं मिलने की वजह से, नेशनल इनकम में ऐड नहीं होने की वजह से इंडिया का नेशनल इनकम कम दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज इसी तरह से अनअर्न्ड इनकम, जो लोग बिना पैसे के काम कर देते हैं, बिना पैसे के बेचते नहीं है, सेल्फ कंजम्पशन कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, लेकिन हिसाब किताब नहीं रखते। तो ये सब रूरल और अर्बन दोनों एरिया में चलता है, और एक बड़ा डेटा अवेलेबल नहीं होता हमारे पास, इसलिए नेशनल इनकम क्या है हमारा, राज नहीं खुल पाता कि सही नेशनल इनकम क्या है। तो सही नेशनल इनकम नहीं मिल पाता, मतलब नॉट रिवील, नॉट रिवील मतलब राजफाश नहीं हो पाता, हम जान नहीं पाते, नॉट रिवील द एक्चुअल साइज ऑफ नेशनल इनकम। तो हमारे देश का सही नेशनल इनकम क्या है हम पता नहीं लगा पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट हमारे सामने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन स्टूडेंट्स आप जानते हैं, डेप्रिसिएशन कोई भी आपका कैपिटल एसेट्स है उसके अंदर जो टूट फूट होती है, मतलब डेप्रिसिएशन जो होता है कैपिटल एसेट्स में जो गिरावट आती है यूज करने से। जैसे आपके सामने ये क्रेन है, क्रेन बार बार यूज कीजिए तो उसके अंदर क्या आएगा, प्रोडक्शन के दौरान जब आपने बार बार यूज किया
तो उसके अंदर वियर एंड टीयर्स आएगा, बरोबर है। तो जो आपका टूट फुट होता है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का जो फिक्स मेथड है वो हमारे देश में फिक्स नहीं है, कोई भी मेथड लगाता है। जैसे आपको 11th में बताया गया था अकाउंट सब्जेक्ट में कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो मेथड है, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है? पहला है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, दूसरा है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो कुछ कंपनियां फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड यूज करती हैं और कुछ कंपनियां रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज करती हैं, वो उन कंपनी के ऊपर है, उनकी मनमानी है। तो कोई उसी चीज का डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करेगा तो अलग अमाउंट आएगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करेगा तो अलग अमाउंट आएगा। तो अलग अलग अमाउंट आ रहा है, तो करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन हमें पता ही नहीं चला। करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन हमें पता ही नहीं चला। तो नो करेक्ट डिडक्शन फॉर डेप्रिसिएशन। तो आपने डेप्रिसिएशन का करेक्ट अमाउंट पता नहीं लगा पाया तो आपका नेशनल इनकम भी क्या आएगा? रॉन्ग आएगा, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लियर पता होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे सामने, फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल गेन और लॉसेस। कैपिटल गेन और लॉसेस मतलब क्या होता है? हम ऋण बेचते खरीदते हैं, शेयर बेचते खरीदते हैं, कोई एंटीक चीज खरीदते बेचते हैं, तो क्या होता है उसके बेचने खरीदने के बीच में जो गैप होता है, हमने कम में खरीदा और ज्यादा में बेच दिया, तो जो हमें प्रॉफिट होता है वो कैपिटल गेन है। और अगर ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो कैपिटल लॉस है। तो ये भी क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम देता है हमें। क्या प्रॉब्लम देता है? which accrue to the property owners by increase or decrease in the market value of their capital assets are changed in demand। तो स्टूडेंट्स आपको एग्जांपल बताता हूं, कभी भी आपके एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा होते रहती है, इंक्रीज डिक्रीज होते रहती है। जैसे आपने मार्केट वैल्यू चेक किया कि आपके कैपिटल एसेट्स का मार्केट वैल्यू इस टाइम क्या चल रहा है। कैपिटल गेन अगर आप देखेंगे तो द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ अ कैपिटल एसेट्स और एन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी अपॉन सेल, जो भी आपको कैपिटल एसेट्स पर एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं बेचते टाइम, वही कैपिटल गेन है। एक्स्ट्रा पैसे जो आपको बेचते टाइम मिल गया वो एसेट्स है, सॉरी गेन है। जैसे स्टॉक आपने खरीदा था कितने में? 400,000 मीन्स 4 लाख में, और सेल कितने में किया था आपने? 6 लाख में, तो 2 लाख आपका क्या हो गया? कैपिटल गेन। रूम जो है आपने कितने में खरीदा था? 2 लाख में, और बेचा कितने में? 2.5 लाख, तो 50,000 क्या है आपका? कैपिटल गेन है। आपने एंटीक चीज खरीदा था 50,000 में और बेचा कितने में? 70,000 में, तो आपका कैपिटल गेन है 20,000। लेकिन ये कैपिटल गेन नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाता। रूल कहता है ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने जब रूम बनाया होगा स्टार्टिंग में, तब की आपकी ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी, करंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। स्टॉक जब आपने बहुत साल पहले खरीदा होगा तब की आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, इस साल की इकोनॉमिकल एक्टिविटी नहीं है। तो आपने जब खरीदा था 4-5 साल पहले, तब वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी थी। आज आप सेकेंड हैंड सेल कर रहे हो, किसी और को बेच रहे हो, तो ये नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि करंट इकोनॉमिकल एक्टिविटी न होने की वजह से उस ईयर के नेशनल इनकम में ये कमाया गया गेन ऐड नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने देख लिया नॉट इंक्लूडेड, तो इतनी बड़ी चीजें, कितने लोग रूम बेचते खरीदते हैं, कितने लोग स्टॉक बेचते खरीदते हैं, तो उनका जो मेहनत है वो नेशनल इनकम में ऐड ही नहीं होता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल। सिक्स्थ है इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस। ड्यू टू इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी स्मॉल प्रोड्यूसर डू नॉट कीप एन अकाउंट ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो छोटे व्यापारी जो है वो अपना हिसाब किताब रखते ही नहीं है। छोटे व्यापारी मतलब स्टूडेंट्स, छोटे व्यापारी मतलब जो लोग सब्जियां उगा रहे हैं या फ्रूट उगा रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं, वो लोग अपना अकाउंट नहीं बनाकर रखते। इसके बाद में जो लोग क्या है छोटी दुकानें चला रहे हैं, वो लोग भी अपना हिसाब किताब नहीं रखते। तो इन्हीं के द्वारा जो कमाया हुआ इनकम है वो परफेक्ट वैल्यूएशन नहीं दे पाता है, तो नेशनल इनकम हमारा करेक्ट फिर नहीं आएगा। तो नो इन्फॉर्मेशन, इनसे पूछो तो इनको खुद को ही नहीं पता होता है। आप अगर कोई फॉर्म भरने जाते हो, कॉलेज में फॉर्म भरते हो, उसमें इनकम का ऑप्शन रहता है कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है, तो आप अंदाजे से लिखते हो और रॉन्ग लिखते हो। तो इसी तरह से ये लोग भी
हिसाब किताब नहीं रखते हैं तो रॉन्ग लिख देते हैं, रॉन्ग बता देते हैं, तो नेशनल इनकम रॉन्ग ही आएगा। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लास्ट हमारे पास है डिफिकल्टीज इन द कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, इन इंडिया वर्किंग पॉपुलेशन इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। हमारे देश में क्या है, वर्किंग पॉपुलेशन कौन है, कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, वो बरोबर से डिफाइन नहीं किया गया है। फॉर इंस्टेंस, मतलब एग्जांपल के लिए, इंडिया में जो किसान है बेटा, इंडिया में जो किसान है वो हमें कंफ्यूज कर देता है। कैसे? फार्मर्स इन इंडिया आर नॉट इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर राउंड द ईयर। नॉट क्लियरली डिफाइंड क्या है, किसान जो है पूरे साल तो खेती नहीं करता, पूरे साल खेती में बिजी नहीं रहता। जब मानसून होता है, बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तो ज्यादा करके वो खेती करता है, और फ्री समय में वो क्या है, अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस करता है। अल्टरनेटिव ऑक्यूपेशंस मतलब दूसरे काम धंधे करता है। मतलब हो सकता है कि ट्यूशन पढ़ाता हो सकता है खेती बाड़ी की अल्टरनेट में दुकान चलाता हो, या हो सकता है फ्री टाइम में अपना जो पुश्तैनी काम है, जो उसका ट्रेडिशनल वर्क है, वो करता हो। तो वो अलग अलग जगह से इनकम कमा रहा है, तो कौन सी जगह की इनकम उसकी इनकम मानी जाएगी और कौन सी जगह की इनकम नहीं मानी जाएगी, उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है। तो नेशनल इनकम करेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट हमारे सामने है बेटा। लास्ट पॉइंट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। स्टूडेंट्स, आपको शुरुआत से ही बताया जा रहा है रॉ मटेरियल एंड इन्वेंटरीज हमें नेशनल इनकम में नहीं लेना है, सिर्फ फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स लेना है। फिनिश्ड गुड्स प्रोडक्ट या फाइनल गुड्स प्रोडक्ट्स लेना है। तो जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल मतलब मान लीजिए स्टूडेंट्स, आप अगर कार बनाना चाहते हो तो कार के लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स, कार बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगते हैं वो भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। सेमी फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्शन है, वो भी नेशनल इनकम में नहीं लिया जाएगा। लिया जाएगा सिर्फ फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब फाइनल जो आप तैयार करेंगे वो नेशनल इनकम में लिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, एनी मिस्टेक इन मेजरिंग द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल डिस्टॉर्ट द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर। अगर उसने रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स का अगर रॉन्ग वैल्यू लिया तो फिर डेफिनेटली फाइनल गुड्स का भी क्या होगा, रॉन्ग वैल्यू आ जाएगा। तो हर एक कंपनी में ये हिसाब किताब रख पाना बहुत ही लापरवाही से किया जाता है, जिसकी वजह से फाइनल गुड्स का प्राइस जो है रॉन्ग समझ में आता है, रॉन्ग पकड़ में आता है, और यही रॉन्ग नेशनल इनकम में ऐड हो जाता है। देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ नेशनल इनकम इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, हमने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी में भी 8 पॉइंट क्लियर किए। कौन से 8 पॉइंट से? प्रॉब्लम्स ऑफ डबल काउंटिंग, सेकेंड एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन मोनेटाइज्ड सेक्टर, थर्ड inadequate and unreliable data, fourth depreciation, fifth capital gain and losses, sixth illiteracy and ignorance, seventh difficulties in classification of working population, and last वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान दिया, कोऑपरेट किया, उसके लिए आप लोगों को मेरी तरफ से थैंक्स।